तो हम लोग 3D की बैकग्राउंड कर रहे थे और बैकग्राउंड में स्फीयर OABC की बात की थी। स्फीयर OABC, एक स्फीयर जो O, A, B और C से पास होता है। स्फीयर इज यूनिक इफ इट passes through 4 points. Circle is unique when it passes through 3 points. तो ये 0 0 0 से पास होता है, A0 0, 0 B 0, 0 0 C से पास होता है। और इस स्फीयर की इक्वेशन हमने उस दिन बताई थी, x² + y² + z² माइनस AX माइनस BY माइनस CZ = 0। इक्वेशन ऑफ स्फीयर याद नहीं करनी है आपको, ये नेक्स्ट ईयर कोर्स में रहेगी जब आप BE में सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद। तो z को अगर 0 कर दूं तो ये सर्कल की इक्वेशन बन जाती है, x² + y² माइनस AX माइनस BY = 0। और उस सर्कल का सेंटर A/2, B/2 होता है और ये स्फीयर है इसलिए सेंटर होगा A/2, B/2, C/2। तो सेंटर ऑफ स्फीयर OABC A/2, B/2, C/2। कभी कभी इस सेंटर का लोकस पूछ भी सकते हैं, तो अगर इसका लोकस पूछते हैं तो इसे x1 y1 z1 लेना पड़ता है। x1 y1 z1 लोगे, फिर a की वैल्यू 2x1, b की वैल्यू 2y1, c की वैल्यू 2z1, फिर ABC में कोई इक्वेशन क्वेश्चन देगा उसमें पुट करके x1 y1 z1 का लोकस निकाला जाता है। ये इसका तरीका है सेंटर का लोकस निकालना। तो वो बाई चांस आता है, तो नहीं तो स्फीयर हमारे कोर्स में ज़्यादा नहीं है। स्फीयर को बस सिंपली टचअप कर दिया, क्योंकि ये प्लेन ABC, इसकी इक्वेशन आपको याद होगी। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन है। A इज x इंटरसेप्ट, B इज y इंटरसेप्ट, C z इंटरसेप्ट। तो अगर प्लेन की बात करूं तो प्लेन की इक्वेशन x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस z बाय C = 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि इसमें क्या चीज है। फर्स्ट पार्ट आप पहले वाले में कर चुके हो, फर्स्ट पार्ट में। ये नेक्स्ट पीस में जो दिख रहा है वो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम HKL, फुट ऑफ परपेंडिकुलर HKL फ्रॉम x1 y1 z1 टू द प्लेन। मैं समझाता हूँ, इसमें थोड़ा सा हल्का लाइट है, अभी मैं समझाता हूँ क्या चक्कर है। ये P पॉइंट है x1 y1 z1, बहुत अच्छी हाईलाइट है ये x1 y1 z1। और इससे ना प्लेन के ऊपर ऐसा परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर दिया ऐसा PM। तो इस M को कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जिसे HKL या जो भी चाहो आप ले सकते हो, हम HKL लिख रहे हैं इसको। प्लेन की इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, जनरल प्लेन है ये AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D = 0। तो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जो कि आपको पता लगाना। इसमें x1 y1 z1 क्वेश्चन देगा आपको, प्लेन भी क्वेश्चन देगा आपको। आपकी ड्यूटी है HKL पता लगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ओरिजिनल प्रोसीजर तो लेंदी है, तो एक डुप्लीकेट प्रोसीजर है, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जल्दी आ जाता है। 2D में भी प्रोसीजर वैलिड है और 3D में भी वैलिड है। कैसा प्रोसीजर है? h माइनस x1, ध्यान देना, ये याद करो इक्वेशन को, h माइनस x1 डिवाइडेड बाय a। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट इक्वेशंस मिल जाती हैं, फिर उनको सॉल्व कर लेते हैं तो x1 y1 z1 आसानी से मिल जाता है। k माइनस y1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज b। अब करो l माइनस z1 बाय कोफिशिएंट ऑफ z दैट इज c। कर लिया। उसके बाद इक्वल टू,
इक्वल टू के बाद बड़ी सी लाइन, यहां माइनस साइन लगा दो। उसके बाद प्लेन में x रिप्लेस्ड बाई x1, y रिप्लेस्ड बाय y1, z रिप्लेस्ड बाय z1 करके जो आउटकम आया वो यहां कॉपी कर दो। ax1 b y1 प्लस c z1 प्लस d कॉपी कर दो। फिर नीचे x बाई z के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको स्क्वायर और ऐड कर दो। अब ये इक्वेशंस को HKL के लिए जब सॉल्व करोगे तो HKL की वैल्यू इजीली आ जाती है। ये अभी देखने में हार्ड सा लगता है, लेकिन जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, z1 की वैल्यू 1 और ABC भी नंबर होते हैं 2, 3, 4। ये खुद भी सिंगल नंबर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये इक्वेशन अप्लाई करने में बहुत इजी होते हैं। देखने में अभी तो आर्टिकल है तो हार्ड लगता है। तो ये इक्वेशन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाता है। अब सपोज करो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं बल्कि इमेज ऑफ पी निकालनी है, इमेज ऑफ पी इन द प्लेन। तो यही फार्मूला इमेज के लिए भी चलता है। इमेज देखिए यहां पर होगी पी डैश। उस केस में इमेज यही HKL मान लो, H कैपिटल A और कैपिटल L कह देता हूं। तो ये इमेज का भी फार्मूला यही है। इस जगह पर डबल कर देते हैं, इस जगह पर बस सेम फार्मूला है इमेज का, वही फार्मूला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। तो इमेज का फार्मूला मैं लिख रहा हूं, ये M का फार्मूला, अच्छा, और ये P डैश का फार्मूला ये है, P डैश इमेज P डैश is given by the following formula: h minus x1 by a equal to capital K minus y1 by b equal to L minus z1 by c equal to, ये माइनस 2 लगा दो यहां, फिर अंदर a x1 b y1 c z1 प्लस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इससे आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज मिल जाएगी कैपिटल HKL, उससे आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर स्मॉल HKL मिल जाएगा। इसको अपना कॉपी कर लेना और याद कर लेना। और 2D में z कोऑर्डिनेट अगर रिमूव कर दोगे तो ये फार्मूले 2D में भी इफेक्टिव है। और हम अब आगे चलते हैं। बेटे कहीं डाउट पूछ लो हो तो अप्लाई करके कहीं सर इमेज का मतलब क्या है? इमेज का मतलब तो जैसे मिरर में इमेज देखते हैं ना, वही मतलब है। जो नॉर्मल ऑर्डिनरी मतलब होता है ना, सेंस, वही सेंस है। इमेज का मतलब यह है कि ये P पॉइंट है x1 y1 z1, ये P पॉइंट हो गया। और ये प्लेन दिस इज ट्रीटेड एज मिरर, ये मिरर हो गया। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। मतलब ये आपका फेस है, हमारा फेस है। ये फेस को मिरर में देखते हैं ना, तो इमेज यहां पर फॉर्म होती जाके मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो ये इमेज हो गई आपकी HKL, जो भी बोलो वो हो गई। तो इमेज क्या है, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो मिरर पे ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और दूसरी चीज कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाइज ऑन द मिरर। जो डायरेक्ट मेथड है वो ये वाला मेथड है। डायरेक्ट मेथड से भी तो इमेज निकलती है, तो वो मेथड है, ये 90 डिग्री ले लेते हैं। और ये मिड पॉइंट लाइज ऑन मिरर, ये दो फैक्ट यूज करके और HKL निकाला जाता है। और वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होता है, लेकिन आपके +2 में वो भी सिलेबस में है, मैंने क्लास में करके दिया है। बाई चांस नोटिस में नहीं है तो प्लेन के वीडियोज देखें। अच्छा, अभी वीडियो तो आपको दिए हुए हैं, कहीं पे दिक्कत आए हमें पूछें। जो अपना नॉर्मल मेथड है, इसका लेंदी मेथड भी है, +2 में कोर्स, CBSE में कोर्स में है। ये मेन इमेज ऑफ पॉइंट इन द प्लेन, इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन
दो चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें कम से कम, तो उसको थोड़ा सा देखना। डाउट हो हमें जरूर पूछना, नहीं तो एग्जाम में आ जाए फिर आपको पता ही ना हो। और कोई डाउट बेटा? नो सर। ओके बेटा, तो ये था फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हाईलाइट, जो यहाँ सामने बहुत लाइट दिख रहा था। हाईलाइट है तो लाइट हाईलाइट हो गई, लो लाइट तो दिखती नहीं है। अच्छा, ये इमेज का है, इसमें इमेज भी मैंने उन्हें समझा दी, खूब डार्क करके अच्छी तरह समझा दी। ये इमेज की हाईलाइट है। और आगे चलता हूँ, एंगल बिटवीन प्लेन्स, ये तो आपको दिख भी रहा है ठीक से। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अगर आपके पास टू प्लेन्स हैं तो एंगल बिटवीन प्लेन्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। टू प्लेन्स के बीच का एंगल उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल होता है। अगर मैं फिगर में बना के दिखाऊं थोड़ा सा, तो फिगर कुछ ऐसी नजर आएगी। ये एक प्लेन हो गया ना, ये दूसरा प्लेन हो गया। प्लेन्स के बीच में ये एक एक्चुअल ट्रू एंगल भी होता है। जब दो प्लेन है इंक्लाइंड है तो वहां पे कोई एंगल बनेगा। दैट एंगल इज नॉट कॉल्ड एंगल बिटवीन प्लेन्स। हमारे जो मैथमेटिशियन है उन्होंने इसे एंगल बिटवीन प्लेन डिफाइन नहीं किया, बल्कि उन्होंने डिफाइन किया कि इस प्लेन का नॉर्मल ड्रा किया जाए n1, इस प्लेन का नॉर्मल n1 परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, और इस प्लेन का नॉर्मल n2 ड्रॉप किया जाए ऐसे। तो n1 और n2 के बीच का जो एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, या 90 डिग्री मालूम सा पड़ रहा है ना। नॉर्मल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल्स इज कॉल्ड एंगल बिटवीन प्लेन्स। मतलब इन दोनों प्लेन्स के बीच के ट्रू एंगल को एंगल बिटवीन प्लेन्स नहीं कहती, बल्कि नॉर्मल्स के बीच का में ये एंगल जो आया ना इधर वाला, इसे कहते हैं एंगल बिटवीन प्लेन्स। सो अकॉर्डिंगली योर cos theta is defined as n1 dot n2 by mod n1 into mod n2। n1 n2 क्या है? नॉर्मल्स है। और इसे अगर फार्मूले को एक्सटेंड करोगे कार्टेशियन वर्सन में, तो n1 को क्या लेते हैं? a1 b1 c1। n2 को क्या लेते हैं? a2 b2 c2। तो n1 dot n2 will be a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by mod n1 का मतलब अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू mod n2 का मतलब स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये n2 हो गया, वो mod n1। और ये फार्मूला कार्टेशियन वर्सन एक्सपांडेड फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो वाला वर्सन है, और ये नॉर्मल्स का वेक्टोरियल वर्सन है, n1 डॉट n2 बाय mod n1 इंटू mod n2। यही एंगल बिटवीन प्लेन्स होता है, यही एंगल बिटवीन लाइंस भी यही होता है। cos थीटा इज m1 डॉट m2 बाय mod m1 इंटू mod m2, जहां पर m1 m2 क्या है? डायरेक्शंस ऑफ लाइंस, और ये n1 n2 डायरेक्शंस ऑफ नॉर्मल्स। ठीक है, तो ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस भी कुछ ऐसा ही होता है, सेम है, बताया हुआ मैंने पहली वाली स्लाइड में, पहले वाले लेक्चर में बताया हुआ है, और इधर भी हमने थोड़ा सा आइडिया दिया। लेकिन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, उसमें फर्क है। एंगल बिटवीन टू प्लेन यही है, मोर और लेस। एंगल बिटवीन टू लाइंस भी यही है, लेकिन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन जब होगा तो ये cos थीटा ना sin थीटा बन जाता है, वो भी यही है, लेकिन ये cos थीटा बन जाता है sin थीटा। इसमें कोई डाउट मन में आता हो तो आप बिल्कुल फ्रैंकली पूछ सकते हैं। किसी भी कंसेप्ट में डाउट का तो काम ही नहीं है, डाउट को फिर क्या फायदा हुआ। इसका है ना कार्टेशियन वर्सन, उसी का जो अभी मैं बता रहा था वो यहाँ प्योर कार्टेशियन वर्सन लिखा हुआ है। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन लिया a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। जब ये दोनों प्लेन्स हैं तो एंगल बिटवीन प्लेन्स का ये फार्मूला अभी बता के आता हूं, रीड करो उसको।
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 स्क्वायर रूट सिग्मा A1 स्क्वायर स्क्वायर रूट सिग्मा A2 स्क्वायर। एंगल बिटवीन प्लेन्स का बिल्कुल A1 B1 C1 क्या होता है? नॉर्मल। A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। A2 B2 C2 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अदर नॉर्मल। थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन्स, तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज डैश। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच की जो मैं बात कर रहा था, मैं आपको इसकी कंसेप्ट समझा देता हूं, क्योंकि वैसे तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन ये है, लाइन की डायरेक्शन है वेक्टर m, r1 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर m। ये लाइन की डायरेक्शन है, r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m लाइन की इक्वेशन है। r डॉट n इक्वल टू क्यू या p, ये क्या चीज है? ये प्लेन की इक्वेशन है। r डॉट n इक्वल टू p, कोई p बोलता है, कोई d बोलता है, कोई क्यू बोलता है, डजंट मैटर मच। वेक्टर n है ये, फुल वेक्टर n, यूनिट वेक्टर n नहीं है। यूनिट वेक्टर n करो तो ये नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी, फिर d नहीं बोलता, फिर अकेला p बोला जाता है। r डॉट n कैप इक्वल टू p, पर ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये तो फुल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। तो ये वेक्टर n क्या है? नॉर्मल। वो वेक्टर m क्या है? लाइन की डायरेक्शन है। तो साइन थीटा इज गिवन बाय m डॉट n बाय मॉड m इंटू मॉड n। देखो डॉट प्रोडक्ट एक यही जगह है जहां पर डॉट प्रोडक्ट साइन थीटा के इक्वल होता है, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉस थीटा के इक्वल होता है। यहां पर डॉट प्रोडक्ट है ना राइट साइड में, फिर भी इधर क्या है? कॉस थीटा नहीं है, साइन थीटा है। m डॉट n, m फॉर स्लोप ऑफ लाइन, n फॉर नॉर्मल ऑफ लाइन, नॉर्मल ऑफ प्लेन। तो m डॉट n बाय मॉड m इंटू मॉड n, फार्मूला ये वही है, लेकिन इधर फर्क है साइन थीटा। ये फर्क क्यों है? देखो आपको मैं कंसेप्ट बताता हूं, कंसेप्ट कोई किसी को नहीं बताता, मैं देखो बताता हूं। साइन थीटा इसलिए होता है, ध्यान देना। ये प्लेन है आपका, प्लेन का नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल अभी बना देता। ये लाइन है, नॉर्मल अभी बनाऊंगा मैं। लाइन और प्लेन के बीच के ट्रू एंगल को एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन कहते हैं, ध्यान दो। जबकि एंगल बिटवीन प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, लेकिन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन यही है, ट्रू एंगल को एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन कहते हैं। अब क्या हुआ कि प्लेन का बनाया आपने नॉर्मल ऐसा, ये वेक्टर n बन गया, और लाइन का वेक्टर m ये है, और तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। एज ए रिजल्ट कॉस 90 माइनस थीटा, खूब ध्यान से देखना तब तो फायदा होगा आपको। कॉस 90 माइनस थीटा इज m डॉट n बाय मॉड m इंटू मॉड m। ये जो कॉस 90 माइनस थीटा आपके सामने, वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट साइन थीटा इज m डॉट n बाय मॉड m इंटू मॉड n। तो ये जो है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, जो ट्रू एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ट्रू एंगल। जबकि एंगल बिटवीन प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। दोनों की डेफिनेशन में फर्क है, इसीलिए इसमें साइन थीटा हुआ करता है। बेटे ये कंसेप्ट समझ में आई? ठीक है सर इसमें हम निकाल है, बोलो सर, इसमें हम निकाल रहे हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, है ना? एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इसी एंगल को कहते हैं। और एक बात समझना, फिर मैं याद दिलाता हूं, जो ये प्लेन और ये प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स वैसे ये होना चाहिए, पर ये नहीं होता। और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन ये होना चाहिए, ये होता है। ये फर्क है दोनों में। एंगल बिटवीन प्लेन्स पता है इसे नहीं डिफाइन करते, इसे डिफाइन करते हैं वेक्टर n1, और ये रहा वेक्टर n2,
इनके बीच का जो एंगल है इसे, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन प्लेन्स। और जबकि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इसे डिफाइन करते हैं थीटा, इसी यही है। और एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये जो फाई दिखता है ये नहीं है, वो है थीटा। तो कंसेप्ट में फर्क है, वो उसका टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से ऐसी कंसेप्ट बनाई गई है, जो कि सही है कंसेप्ट। लेकिन जो कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं है क्या चक्कर। ये कहीं कोई भी नहीं, आपका खुद आप कहीं से भी पूछो, कोई भी नहीं बताएगा इसको, आइडिया क्लियर ही नहीं है। बस ये याद करा देते हैं कि इनके बीच का एंगल साइन थीटा होता है, रट्टे लगा लो, बच्चा याद कर लेता है, मान लेता है बात कर ठीक बोल रहे हैं। लेकिन ये मैंने रीजन बताई है इसलिए ऐसा होता है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, अब आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। पॉइंट की प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी को याद होती है, आपको याद होगी। देखो मैं समझाता हूं, ये अपना पॉइंट है x1 y1 z1। ये एक्चुअली कंप्यूटर की स्लाइड्स है ना, तो कंप्यूटर में तो बड़ी शाइनिंग करके अच्छी दिखती हैं। मैं इनकी कॉपी निकाल लेता हूं, ये कॉपी भी काफी साफ है, लेकिन जो कलर है वो आपकी स्क्रीन पे ब्लैक कलर अच्छा लगता है। ये दूसरे कलर है लाइट पड़ जाते हैं। ब्लैक देखो इसमें कितने शाइनिंग कर रहा है, और दूसरे कलर है वो रेड है, वो लाइट पड़ रहा है। ब्लू देखो ठीक आ रहा है, रेड सही आ रहा है, येलो लाइट पड़ रहा है, ऐसा हो जाता है। ये हमारी स्लाइड है, हमारी बहुत बहुत सही है हमारे पास। और ये है वैसे कंप्यूटर की स्लाइड से आपको पता है, तो फिर उनको थोड़ा रिपेयर करके समझा देता हूँ। कम स्क्रीन शेयर करूँ उसमें टाइम वेस्ट होता है अनड्यूली। अच्छा, P पॉइंट x1 y1 z1 ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये आपका पॉइंट और ये प्लेन। अगर ये PM चाहिए आपको, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला इसी को देख लो, बहुत अच्छा। ये PM की लेंथ है, बहुत आसानी से मिल जाती है। रिप्लेस x बाय x1, रिप्लेस y बाय y1, रिप्लेस z बाय z1 प्लस d। आप सारा प्लेन लिख दो, और प्लेन में x रिप्लेस बाय x1, y रिप्लेस बाय y1, z रिप्लेस बाय z1 कर दो, डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द प्लेन बन जाती है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये लाइन के साथ डिस्टेंस है। देखिए लाइन की डिस्टेंस ओरिजिनल मेथड से बहुत लेंदी पड़ती है, हार्ड पड़ती है। तो ये मेथड है, क्योंकि ये वेक्टर नोटेशन में मेथड है, तो इच्छा है तो आप CBSE में भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो कंपटीशन के लिए मेनली है, पर CBSE में भी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन निकालना ओरिजिनल मेथड से बहुत लेंदी वर्क है। तो ये मेथड थोड़ा इजी पड़ जाता है। ये पॉइंट है वेक्टर C और r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m। इस के ऊपर आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM निकालनी है। ये तो PM का फार्मूला क्या है, C माइनस R1। C माइनस R1 जो पॉइंट दिया वो, उसमें से लाइन का पॉइंट माइनस करो, C माइनस R1 कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर M। फार्मूला तो थोड़ा याद तो रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मॉड M। मैं तो ये कहता हूं फार्मूला अवेलेबल है, ये बड़ी बात है, क्योंकि ये ओरिजिनल मेथड से बहुत लेंदी पड़ता है, जो कि मैंने किया है +2 CBSE में। क्योंकि CBSE +2 के लिए मैं इस फार्मूले को कम रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ये फार्मूला ज़्यादा वहाँ परमिटेड नहीं है। लेकिन वहाँ भी अगर इसको अप्लाई किया जाए तो गलती नहीं है, वो फार्मूले की नॉलेज है, उसी के मार्क्स मिलेंगे। तो C माइनस R1 निकाला जाए, जो कि 1 2 3 कोई आसान चीज निकलेगी, क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर M डिवाइडेड बाय मॉड M कर दिया जाए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन निकल जाती है। अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसको वेक्टर नोटेशन में चेंज कर लीजिए और फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, आसान पड़ेगा।
जो कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन है और ओरिजिनल मेथड से उसको करने लग गए तो लेंथी पड़ेगा, क्योंकि उसका फिर ऐसा मेथड अवेलेबल नहीं है, मेथड उसका फिर ओरिजिनल से ही करना पड़ता है। अच्छा, ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन्स। इसमें जो ये दिखता नहीं वो ये है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग these two lines is given by this formula। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन का मतलब क्या है, जो प्लेन ये दोनों लाइनों को कंटेन करता हूं। मैं यहीं पे एक प्लेन बना देता हूं, ये लीजिए रेड प्लेन पैरेललोग्राम बना दिया हमने छोटा सा, ये लीजिए। इस प्लेन में, इस पैरेललोग्राम में क्या है, ये वाली लाइन लाई करती है, ये लाई कर गई, एक लाइन ये वाली ये भी लाई करती है, चलो ये ऐसी बना देता हूं। तो इन दोनों लाइंस को कंटेन करने वाला ये जो रेड प्लेन है उसकी ये इक्वेशन है, r माइनस आर वन डॉट एम वन क्रॉस एम टू इक्वल टू 0। r माइनस आर वन डॉट एम वन क्रॉस एम टू इक्वल टू 0। ये आप याद करो, बहुत अच्छा है। आपको ना मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सिखाया था, उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ये जो इक्वेशन है ना वो थोड़ी चेंज भी की जा सकती है, चेंज होकर ये ऐसी नजर आएगी। अगर आपको ये पसंद हो तो ये याद कर सकते हो, इसके बदले देखना ये क्या है, r डॉट एम वन क्रॉस एम टू। r डॉट एम वन क्रॉस एम टू को बॉक्स r एम वन एम टू कहते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट अगर आपको याद हो तो r डॉट एम वन क्रॉस एम टू मैंने ये लिख दिया, माइनस आर वन डॉट एम वन क्रॉस एम टू। इसको माइनस वाले को ना राइट साइड में शिफ्ट करके और आर वन एम टू लिख दो, तो ये याद करने में बड़ा आसान हो जाता है। आर एम वन एम टू लेफ्ट साइड में और आर रिप्लेस बाय आर वन एम टू कॉपी डाउन। तो ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द टू लाइन्स। टू लाइन्स को कंटेन करने वाला प्लेन डायरेक्ट लिखा जाता है। देखो कितना अच्छा है, आप ये अच्छा है बहुत, ये याद कर लो, बेस्ट है, ये याद कर लो, ठीक है, आपकी इच्छा है, मैंने तो बता दिया ऑप्शन है ये वाला। सर सेम प्लेन मतलब कोप्लेनर? कोप्लेनर का मतलब दोनों लाइन है, ये दो पेन है हमारे पास, दोनों इसी पे एक ही पेपर पे लाई करते हैं। ये लाइंस कैसी हैं आपकी, कोप्लेनर है। और ये जो लाइन है वो थोड़ी ऊंची है, अब ये लाइन कोप्लेनर नहीं है, थोड़ी हाइट बढ़ा दी ना, थोड़ी ऊंची कर दी, तो वो अब ये कोप्लेनर नहीं ले रही, अब दूसरी जगह पहुंच गई, कुछ प्लेन पेपर के ऊपर नहीं है, समझ गए, पेपर के ऊपर पड़ी है तो ये कोप्लेनर है पेपर के साथ। सर ऐसी एक कंडीशन होती है ना जहाँ पे R2 माइनस R1 होता है वो 0 होता है इंटू M1 वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, तो वो है कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। ये तो प्लेन की इक्वेशन है बेटा। ये एक बात सुनो, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो आपको याद आ रहा है ना वो है कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी M1 क्रॉस M2 डॉट R2 माइनस R1 इक्वल टू 0। यही कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, यही R को R2 लिख देते हैं, ये देखो R2, अब वेक्टर R को R2 लिख दो तो यही कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी बन जाती है, M1 क्रॉस M2 डॉट R2 माइनस R1 इक्वल टू 0, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी है। लेकिन अगर वेक्टर R लिखा हुआ है तो ये प्लेन की इक्वेशन है, समझ में आ गया? जी सर, यानी कि कोप्लेनरिटी और सेम प्लेन में डिफरेंस होता है। कोप्लेनर और सेम प्लेन एक ही बात है। मैं ये कह रहा हूं कंडीशन फॉर सेम प्लेन कि दोनों लाइनें एक प्लेन में लाई करती हैं, प्लेन में लाई करती हैं, तो इस बात की ये तो है कंडीशन, कौन सी, R2 के साथ, कि लाइन्स आर कोप्लेनर इफ M1 क्रॉस M2 डॉट R2 माइनस R1 इक्वल टू 0। लाइन्स कोप्लेनर है, लेकिन उससे कोप्लेनर तो हो गया कि दोनों एक लाइन में है, पर वो प्लेन कौन सा है, वो प्लेन ये है, ये प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है सर, ये पेपर की इक्वेशन है बेटा। और ये कंडीशन बन जाएगी अगर R2 लिख दिया तो।
कंडीशन दैट टू लाइंस आर कोप्लेनर। पहले तो आती है कंडीशन कि दो लाइनें एक प्लेन में लाई करती भी है कि नहीं। वो दो लाइनें एक, देखो ये दो लाइनें हैं, ये एक प्लेन में लाई करती हैं। अब मैंने पेपर हटा दिया, पेपर हटा के ये दोनों लाइनें यहां लाई करती हैं, तो इसको कहते हैं कोप्लेनर। दोनों केस में कोप्लेनर है। लेकिन ये जो व्हाइट बोर्ड, नीचे व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन है, ये क्या है, जो व्हाइट बोर्ड है वो प्लेन है, और जो पहले बता रहा हूं वो कोप्लेनरिटी है, कोप्लेनरिटी की कंडीशन है। और ये इक्वेशन ऑफ प्लेन अलग होगी, और वही लाइन अगर दूसरे प्लेन में लाई करेगी तो उस प्लेन की इक्वेशन अलग होगी। तो एक इसमें कोप्लेनरिटी होती है और एक होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अगर यहाँ आर की जगह R2 लिख दोगे तो कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी बन जाती है। कंडीशन और प्लेन की इक्वेशन में फर्क समझने की आप कोशिश करिए। जी सर, यानी कि ये कोप्लेनर है, बस प्लेन की ये है। पहली चीज की लाइंस कोप्लेनर है भी कि नहीं है। दूसरी चीज आती है कि वो कौन से प्लेन में कोप्लेनर है। ओके सर। साफ नहीं है, बिल्कुल साफ है। ओके सर। हाँ, अच्छा, ये कार्टेशियन वर्सन है उसी प्लेन का, उस प्लेन का वो विक्टोरियल वर्सन। ये लाइंस कोप्लेनर होंगी तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन सी है, वो दोनों लाइनें इस प्लेन में कोप्लेनर होंगी, इस वाले प्लेन में। भाई कोप्लेनर है तो पता नहीं कौन सा प्लेन है, तो ये वाला प्लेन है। टू लाइंस आर कोप्लेनर, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। a1 b1 c1 ये drs ऑफ फर्स्ट लाइन है, a2 b2 c2 drs ऑफ सेकेंड लाइन। ठीक, ये क्या है, प्लेन की इक्वेशन है x बाई जेड की वजह से। और इस x बाई जेड को, इस x y z को लिख दो x2 y2 z2, तो वो कोप्लेनरिटी की कंडीशन बन जाएगी कि लाइंस कोप्लेनर है। ये तो प्लेन की इक्वेशन है। प्लेन की इक्वेशन बाद की बात है। पहली चीज ये है कि लाइंस कोप्लेनर है कि नहीं। जब कंफर्म हो गया ना कि लाइंस कोप्लेनर है, तब वो अगला क्वेश्चन पैदा होता है कि तो वो कौन सा प्लेन है जहां ये कोप्लेनर है, तो वो ये प्लेन है। हमारी बात क्लियर है बेटे कि नहीं? यस सर। हाँ, पहला क्वेश्चन ये कि लाइंस कोप्लेनर है कि नहीं, एक प्लेन में है भी कि नहीं। जब आप बोलोगे हाँ लाइंस कोप्लेनर है, तब अगला पूछेगा वो कौन सा प्लेन है, फ्लोर है कि सीलिंग है। तो ये आप बताओगे नहीं फ्लोर की इक्वेशन है, ये फ्लोर है, सीलिंग नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। शायद कोप्लेनरिटी आ जाए, अगली स्लाइड में देखना पड़ेगा। ये कोप्लेनरिटी जिसकी आप बात कर रहे थे वो ये आ गई। टू लाइंस आर इक्वल टू r1 प्लस लेमडा 1 m1 r इक्वल टू r2 प्लस लेमडा 2 m2 आर कोप्लेनर। कोप्लेनर की स्पेलिंग में ना AR होता है, कोप्लेनर, जबकि प्लेन की स्पेलिंग में PLANE होता है, PLANE। ये प्लेन है, और प्लेनर बोलोगे तो AR लग जाता है, कोप्लेनर हो गया। ओके, तो लाइंस आर कोप्लेनर इफ R2 माइनस R1 डॉट M1 क्रॉस M2 इक्वल टू 0। यही आप पहले भी याद कर चुके हो, CBSE में भी और कंपटीशन में भी मैंने याद कराया बेटा। M1 क्रॉस M2 डॉट R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 0। फॉलो कर रहे हैं? वो एक आपको थोड़ा तंग सा करेगा दूसरा वाला, आप वो वाला पहले वाला याद करे बैठे हो, वही याद कर लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0। ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, फर्क कुछ नहीं है, फिर भी आप ये याद करे बैठे हैं पहले से। अच्छा, इन कार्टेशियन नोटेशंस द कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी इज दिस। ये वही है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर ये x2 y2 z2 का ये 2 रिमूव कर दोगे, ये 2 हटा दोगे, तो यही इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाती है। अभी तो ये कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी है, और 2 हटा दो तो प्लेन की इक्वेशन। इसी तरह उसमें R2 का जो 2 है ना वो हटा दो, R2 का सफिक्स 2 हटा दो, तो क्या आ जाएगी, वो इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन इन विच लाइंस आर कोप्लेनर आ जाएगी।
बेटे पूछो, डाउट कुछ है मन में? डाउट हो तो पूछना है, डिस्कस करना है, डिस्कशन अच्छा है। इस स्लाइड के अंदर हेडिंग तो साफ दिख रही है आपको, प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू गिवन प्लेन्स। जो टू प्लेन्स हैं उनके बीच में टू एंगल्स होते हैं। जैसे पहले टू लाइंस की मैं आपसे बात करूं, ये टू लाइंस हैं आपकी, तो टू लाइंस के बीच में टू एंगल्स होते हैं। एक ये वाला 30 डिग्री मान लो है ये, तो दूसरा वाला 150 डिग्री होगा। टू लाइंस के बीच में टू एंगल्स होते हैं दो तरह के। ये अपोजिट एंगल तो इक्वल हो गए 30 30, 150 150, लेकिन दो तरह के एंगल पक्के होते हैं। इसी तरह टू प्लेन्स के बीच में भी टू एंगल्स होते हैं, और जब टू एंगल्स होते हैं, एक एक्यूट होगा दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, या 90-90 भी हो जाते हैं कभी कभी। अच्छा, तो अगर टू एंगल्स है तो टू बाइसेक्टर होंगे। ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल है और ये भी बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। जब टू एंगल्स है तो टू बाइसेक्टर होंगे। इसी तरह प्लेन्स में भी, प्लेन्स के बीच में भी टू एंगल्स है तो टू बाइसेक्टर्स होंगे। तो इसमें वही चीज हम आपको सिखा रहे हैं, प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन टू प्लेन्स। टू प्लेन्स ये है प्लेन्स अपने a1x b1 y प्लस c1 z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये एंगल्स बिटवीन प्लेन्स हैं। और आप a1x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 और फिर प्लस माइनस करके a2x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2 करोगे, और नीचे स्क्वायर रूट कोफिशिएंट ऑफ x, स्क्वायर ऑफ दैट कोफिशिएंट ऑफ y, स्क्वायर ऑफ दैट कोफिशिएंट ऑफ z, स्क्वायर ऑफ दैट कोफिशिएंट, ऐसे डिवीजन। तो ये बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाती है। हेडिंग तो वहां पड़ी है, प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन टू प्लेन्स आर गिवन बाय दिस। प्लेन्स तो ये है, तो यहां पे मैं थोड़ा लिख देता हूं, बाइसेक्टर्स आर, रेयर केसेज में आपको पूछे जाते हैं। बाइसेक्टर का ट्रेंड कम है, कम पूछते हैं, पर मैंने अवेलेबल है ना हाईलाइट, तो मैंने फिर आपको बताया। ठीक है, यही है। प्लस साइन से एक प्लेन आएगा, माइनस साइन लोगे तो दूसरा प्लेन आ जाएगा। इनको बाइसेक्टर प्लेन्स कहते हैं। ठीक, वैसे तो इसमें और कंसेप्ट होती है, पर उतनी डीप में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो एग्जाम्स में फिर उतना ज्यादा आता नहीं है। और कंसेप्ट पता है क्या है, कि ये इसमें कौन सा साइन है जो एक्यूट बाइसेक्टर देता है, कौन सा साइन है जो वो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर देता है। इस तरह की कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि प्लस साइन एक्यूट बाइसेक्टर देता है, ऐसा नहीं है। प्लस साइन में गिव ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, माइनस साइन विल कैन गिव एक्यूट बाइसेक्टर, पर उतना डीप में ये जाते नहीं है। जब आप पी में सेलेक्ट हो जाओगे तब वहां फिर वो सिखाएंगे कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूज बाय। वो थोड़ा पिकुलियर सी कंसेप्ट है जो एग्जाम्पल के थ्रू क्लैरिटी उसमें आती है, पर इसके एग्जाम्पल ही इतने कोर्स में है नहीं आपके। तो ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 z1 टू द प्लेन। आज मैंने ये एक्सप्लेन किया था, ये न्यू कंसेप्ट नहीं है, ये तो दोबारा बन गया है। अब ये हाईलाइट सामने ही आ गई स्लाइड, तो मैं वो लिख देता हूं जो पहले लिखा था। क्या h, एक मिनट, x1 y1 z, वो आज फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताया था आपको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज काफी देर डिस्कस, वही है, ये दोबारा आ गई बाई चांस। h माइनस x1 बाय a, k माइनस y1 बाय b, l माइनस z1 बाय c, ये तीन हो गए, इक्वल टू माइनस साइन लगा के x रिप्लेस बाय x1, y रिप्लेस बाय y1, z रिप्लेस बाय z1 प्लस d, मतलब कि
ए एक्स वन प्लस बी बाय वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर रूट मत लगा देना, स्क्वायर रूट का आपका मन करेगा, स्क्वायर रूट उसमें लगता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में। एक मिनट, ये P पॉइंट है x1 बाय 1 z1 और ये अपना प्लेन AX प्लस बी बाय प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। यू वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PM इज गिवन बाय x रिप्लेस्ड बाय x1 बाय रिप्लेस्ड बाय y1 z रिप्लेस्ड बाय z1 प्लस d। मॉड लगा देते हैं लेंथ के लिए अंडर द रूट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ दैट कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ऑफ दैट कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर ऑफ दैट। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर देते हैं वो इक्वेशन। ठीक है, ओके। और इसके साथ आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। स्लाइड्स जो जो हाइलाइट्स है आपकी कंप्लीट हो गई है। नाउ वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइम। जितना इतनी स्लाइडें मैंने निकाली थी वो फिनिश हो गई, यही जितना ही था आज का प्रोग्राम। तो नेक्स्ट टाइम निकालेंगे। अच्छा बेटा वो आज